एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स की ये दूसरी कड़ी है जिसमें आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। ये कड़ी मैं देर तक काम कर रहा हूँ इस पर, और ये कड़ी लगातार लंबी होती चली जा रही है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर मैं इसमें से कुछ छोड़ूं तो इस सीरीज़ के पूरे मायने ख़त्म हो जाएंगे, और अगर मैं इस सीरीज़ पर पूरी बनाऊं फिल्म तो आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस सीरीज़ को देखने के बाद, इस सीरीज़ को जानने के बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपसे अछूता रह जाएगा। वेलकम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं इप्टा नॉलेज शेयरिंग। आज मैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल सीरीज़ की पार्ट 2 आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हर इंसिडेंट्स के अलग अलग टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स के जो आपने क्लासिफिकेशन में देखे थे, उनको देखते हुए आप किस तरह के टूल का यूज़ कहाँ पर करेंगे जो आपको एफिशिएंटली और सफिशिएंटली रिजल्ट देगा, जिससे आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकेंगे और आपके नतीजे जो निकलेंगे उनसे आप कंपनी को जो रिकमेंडेशन देंगे वो बहुत इफेक्टिव रिकमेंडेशन होंगे, और अगर उन्हें आप इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपका प्रिवेंशन प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से चल पा रहा होगा। इस सीरीज़ के साथ साथ इसकी कई और आगे की कड़ियां भी होंगी। इसमें जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा उन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं अगली कड़ियों में आपके लिए डिस्कस करता चलूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आप इस सीरीज़ को पूरा देखें, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उस सीरीज़ को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख लें तो आपको इस सीरीज़ को समझने में आसानी होगी। आइए चलते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स के डिफरेंट टूल्स को धीरे धीरे समझने में और जानने में कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, आपने अब तक जितने भी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया होगा वो मोस्टली या तो मेजर एलटीआईज रहे होंगे, या फेटल एक्सीडेंट होंगे, या डेंजरस अकरेंस रहा होगा। अगर आपको एक रियल प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाना है जिससे आप हर तरह के एक्सीडेंट से, हर तरह की दुर्घटनाओं से अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें और हर तरह की दुर्घटनाओं का रोकथाम अपने समय से पहले हो जाए, तो उसके लिए आपको हर तरह के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना होगा, एनालाइज करना होगा। ये हो सकता है कि हर तरह के एक्सीडेंट एक ही इंटेंसिटी के साथ, एक ही डेप्थ के साथ न किए जाएं। कुछ में आपको छोटे एनालिसिस करने होंगे, कुछ में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, कुछ में आपको बड़ी डिटेल एनालिसिस करनी होगी, लेकिन आपको रूट तक तो पहुंचना ही होगा। एक्सीडेंट में अगर आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं चल पाएंगे। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, आपने कभी शायद फर्स्ट एड केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा। हमारे मुल्क में, हमारे देश में, विदेशों में भी फर्स्ट एड केसों पर इन्वेस्टिगेशन बड़ा कम होता है और इस पर बहुत कम वैल्यू उसे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए आपको फर्स्ट एड केसेस की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर क्यों करनी चाहिए कि आप पता करें कि इंसिडेंट्स कहां पर बढ़ रहे हैं, किस बॉडी पार्ट में इंजरी की संख्या बढ़ रही है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं, आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एनालिसिस कैसे होगा? आप अपने प्रेजेंटेशन के दाहिने साइड में देख रहे होंगे, आपके एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा। अपने साइटों पर आप इस फॉर्म को भेजिए और उन्हें बताइए कि एक महीने में जो फर्स्ट एड केसेस होते हैं, उन फर्स्ट एड केसेस में से कौन सा किस पार्ट पर है उसे इंडिकेट करके उसका नंबर लिखें। और जब आपके पास सारी साइटों से रिपोर्टें आ जाएं तो आप उनको देखें कि इस महीने में आपकी ज़्यादातर किस बॉडी पार्ट पर इंजरी हुई है फर्स्ट एड की। आपको यह समझ में आएगा कि आपका एक्सीडेंट्स का प्रिवेंशन प्लान कितने इफेक्टिव ढंग से चल रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर एक पर्टिकुलर मंथ में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी साइट पर हैंड इंजरी बढ़ी है, तो इसका मतलब यह है कि फिंगर प्रोटेक्शन का प्लान, हैंड प्रोटेक्शन का प्लान, जिसमें पीपीईज भी हैं, जिसमें रिस्क असेसमेंट भी है, जिसमें वर्क का प्रोसीजर भी है, इसमें कहीं ना कहीं आपको रिलुक करने की ज़रूरत है। और जब आप इन पर ध्यान देंगे तो आप यकीनन अनसेफ एक्ट्स और कंडीशन को एलिमिनेट कर रहे होंगे, और जब आप अनसेफ एक्ट्स और कंडीशन को एलिमिनेट करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्दर मेजर एक्सीडेंट्स को अपने आप प्रिवेंट कर लेंगे। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और फर्स्ट एड केसेस की एनालिसिस ज़रूर कीजिए, और एनालिसिस की रिपोर्ट बना के अपने मैनेजमेंट के साथ भी शेयर कीजिए, और अपने लिए तो रखिए ही रखिए। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम नियर मिस या नियर हिट को लेते हैं। नियर मिस हमारे सारे लोग जानते हैं
ये वैसा इंसिडेंस होता है जिसमें किसी को हार्म तो नहीं पहुंचता, लेकिन इस तरह के इंसिडेंसेस में हार्म करने का पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिकेटर्स हैं और भगवान ने आपको एक मौका दिया है अपने आप को सुधार लेने का। आप ये कह सकते हैं कुदरत ने आपको एक मौका दे दिया है कि आप अपने आप को सुधार लें। तो इस तरह के इंसिडेंसेस की बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत स्ट्रांग मैं कह रहा हूं, बहुत डीप जाइए, बहुत समझने की कोशिश कीजिए। और इस तरह के एक्सीडेंट्स के लिए जब आपको मिलते हैं तो इन पर जो एक्सीडेंट की क्रोनोलॉजी होगी, जो मेथोडोलॉजी होगी, वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन साथ साथ आपको ये बताता चलूं, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप वाई एनालिसिस करें। मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात को जानते हैं वाई एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन आने वाली सीरीज में मैं वाई एनालिसिस को डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको यह पता चल सके कि आप कितने भाई पूछेंगे। एक्चुअली वाई एनालिसिस एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और हम बहुत सारे लोग बड़े सुपरफिशियल ढंग से वाई करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले भाई का क्वेश्चन और पांचवें भाई का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो पहला भाई और पांचवा भाई अगर सेम होता है तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए हर भाई से आपको दूसरे इफेक्टिव क्वेश्चंस डिराइव करना यह बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा और यही मैं आपको अगली सीरीज में सिखाऊंगा। मेडिकल ट्रीटमेंट केस ये तीसरा है जो आपकी सीरीज में था। पहले सीरीज में मैंने बताया था मेडिकल ट्रीटमेंट केस वो है जिसमें हॉस्पिटल बंदा जाता है, भले ही उसे एडमिट होने की जरूरत ना पड़ती हो, स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की उसे कुछ ना कुछ जरूरत जरूर पड़ती है। इसके भी इन्वेस्टिगेशन को किया जाना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन दो तरीकों से किया जा सकता है। वाई तो आप कर ही सकते हैं, इस पर वाई आपको अच्छा कंक्लूजन दे सकता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट केस में एक बड़ा अच्छा मेथोडोलॉजी है जिसे आप बैरियर एनालिसिस कहते हैं। इस बैरियर एनालिसिस के बारे में मैं अगली सीरीज में बहुत डिटेल बात करूंगा। लेकिन बैरियर एनालिसिस है क्या? एक्चुअली किसी एक्सीडेंट को, किसी इंसिडेंस को, किसी मिसहैप को प्रिवेंट करने के लिए जितने तरह के इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सब लगाए जाते हैं, ये सभी क्या हैं? एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बैरियर्स हैं, एक्सीडेंट के बैरियर्स हैं। और इन बैरियर्स में से कितने बैरियर्स को बाईपास किया गया, कितने वो बैरियर वर्क नहीं कर पाए, इनकी एनालिसिस करके ये पता करना कि और क्या कितने बैरियर हो सकते थे, या जो बैरियर ऑलरेडी थे उन्होंने कितना इफेक्टिवली काम किया, ये देखना। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की चौथी कैटेगरी मेजर है, ये LTI कहलाती है, लॉस्ट टाइम इंजरी। क्लासिफिकेशन के एतबार से इस इंजरी में जो चोट लगेगी उसका इम्पैक्ट मेजर ही होगा। हालांकि उस मेजर में भी थोड़ा कम में इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर इसके इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट होगी। और अगर किसी को इतनी इंजरी हुई है कि वो 48 आवर्स या उससे एक दिन ज़्यादा इंजरी के बाद वापस अपने काम पे आता है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त तो शायद आपका काम वाई एनालिसिस से भी चल जाए, बैरियर एनालिसिस से भी चल जाए। लेकिन अगर मेजर क्राइटेरिया हो, एक ऐसी इंजरी हुई हो जहाँ पर बहुत कुछ हुआ हो, शायद किसी वजह से कोई डेथ ना हुई है और लोगों को सिर्फ इतनी इंजरी हुई है कि वो लॉस्ट टाइम इंजरी की कैटेगरी में है, तो इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग मेथोडोलॉजी भी सिलेक्ट की जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है, जिसे हम फॉल्ट ट्री एनालिसिस कहते हैं। हालांकि इस कैटेगरी में भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिशबोन एनालिसिस या इशिकावा एनालिसिस करें, क्योंकि ये बहुत मेजर कैटेगरी के लिए है। जैसे आप ये मान लें कि भोपाल गैस त्रासदी की जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अगर आपको मौका मिले और आप कर रहे हो, तो शायद आपको फिशबोन एनालिसिस करनी चाहिए। अदरवाइज एक बड़े प्लांट में जहाँ बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है और मल्टीपल फेलियर हो सकते हैं, वहाँ पर फिशबोन एनालिसिस अच्छा होगा। लेकिन इस केस में आप वाई एनालिसिस कर लीजिए या बैरियर एनालिसिस कर लीजिए, और अगर उससे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट का है तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस कर लीजिए, इतना सफिशिएंट होगा। फैटेलिटी एक बहुत मेजर इवेंट है, मिसहैप है किसी भी वर्क प्लेस के लिए, जहां एक आदमी या एक से ज्यादा लोगों की जान जाती है। एक आदमी की जान भी जा सकती है और एक्सीडेंट कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है। जैसे एक बहुत बड़े स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स कर जाना हो सकता है, इसमें सिर्फ एक आदमी की जान जाए, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत डीप होनी चाहिए, ताकि आपको इससे बारे में पता चल सके कि गलतियां कहां कहां हुई थी। यहां पर कोई एक गलती आपको नहीं मिलेगी। आप हमेशा देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट जब होता है तो उसका शायद ही कभी एक रीजन होता है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो फैटेलिटी के तो मल्टीपल रीजंस होंगे ही होंगे, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो इस केस में आप वाई एनालिसिस भी करेंगे, बैरियर एनालिसिस भी करेंगे, आप
फॉल्ट्री अगर करना चाहते हैं तो करें। और इस केसेस में अगर इंसिडेंस की प्रकृति थोड़ी बड़ी है, थोड़ा और ज़्यादा मेजर टाइप का इवेंट हुआ है, तो आप फिशबोन एनालिसिस, जिसे इशिकावा भी कहते हैं डायग्राम, वो आप करना सीखेंगे। तो आने वाली सीरीज में ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। डेंजरस अकरेंस जो छठी क्लासिफिकेशन है, इसका इन्वेस्टिगेशन मोस्टली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बताए हुए तरीके से होता है और उसके लिए फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के, बाकी के लिए भी होते हैं, फैटेलिटी के लिए भी होते हैं, एलटीआई के लिए भी होते हैं, लेकिन उनमें कंपनी के लिए कुछ और रीजंस भी होते हैं जब आप एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम क्यों करते हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से अलग होती है या किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट से अलग होती है, हम क्यों अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम अलग अलग तरीके से वहाँ पर क्यों काम करते हैं, ताकि हम क्या जानें, क्या अचीव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह भी दूंगा कि डेंजरस अकरेंस का आप जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बताए हुए गाइडलाइंस के मुताबिक ही करें। तो मैं इन सारे सीरीज़ पर आपके साथ बात करूँगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ वाई एनालिसिस, बैरियर एनालिसिस, फॉल्ट्री एनालिसिस, फिशबोन एनालिसिस और अगर पॉसिबल हुआ तो एक आध और तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप आइडेंटिफाई करना सीखिएगा कि कौन सा मेथोडोलॉजी किस इंसिडेंस और किस तरीके के इंसिडेंस पर इफेक्टिवली काम करेगा, क्योंकि आपका पर्पस किसी का फॉल्ट ढूंढना नहीं है। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जब आती हैं तो वो कल्पेबल एविडेंसेस ढूंढती हैं, वहां पर वो सोचती हैं कि शायद कुछ गलत इरादे से कुछ हुआ होगा, तो उनका सोचने का ढंग अलग होता है। लेकिन आप तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि आप प्रिवेंशन प्रोग्राम को अच्छे से चला पाएं, लोगों के इंसिडेंसेस को, लोगों के मिसहैप्स को, लोगों के एगनी को आप प्रिवेंट कर सकें। तो इसलिए मैं इन सब पर एक एक सीरीज में डिटेल से बात करूंगा ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकें और अपने साइटों पर इसे किसी भी इंसिडेंस की सूरत में इंप्लीमेंट कर सकें। तो आप अगली सीरीज तक हम फिर वापस मिलेंगे। इप्टा नॉलेज शेयरिंग में एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू कहता हूं और मैं ये कहता हूं कि लेट अस प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड प्रॉस्पर। थैंक यू।